नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आयुर्वेद में पदार्थ विज्ञान में पार्ट ए का पॉइंट नंबर 1 अकॉर्डिंग टू CCIM सिलेबस आयुर्वेद निरूपण, जिसमें हम पढ़ेंगे लक्षण ऑफ आयु, कंपोजिशन ऑफ आयु और पढ़ेंगे लक्षण ऑफ आयुर्वेदा, लक्षण एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सिद्धांत, इंट्रोडक्शन टू बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेद एंड देयर सिग्निफिकेंस। ये सब आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम आयुर्वेद के लक्षण। आयुर्वेद के लक्षण में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है पेपर में तो इसमें हम लिखते हैं कि जो सबसे पहले एक श्लोक है आचार्य चरक के अनुसार कि हिताहितम सुखम दुखम मायुतस्य हिताहितम मानं च तच्च यत्रोक्तक्रमायुर्वेद स उच्यते। ये श्लोक है आयुर्वेद का, जिसमें हमें ये याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो फर्स्ट ईयर में, बाद में सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में ये याद करना ही पड़ता है। तो इसे हम अच्छे से याद कर लो, अच्छा है। इसका अर्थ ये है कि हितायु अहितायु, सुखायु हितायु अहितायु, सुखायु दुखायु, इस प्रकार 4 प्रकार की जो आयु है उस आयु के लिए हित अहित एवं पत्य अपत्य आयु का प्रमाण जिस शास्त्र में किया गया हो, ठीक है ना, उसे आयुर्वेद कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो भी हमारे लिए हितकर है अहितकर है, ठीक है, सुखकर है दुखकर है, इस प्रकार की 4 प्रकार की एक आयु होती है, ठीक है ना। और उस आयु के लिए, उस आयु के अहित एवं अहित के लिए जो शास्त्र बताया गया है उसे हम आयुर्वेद कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सिलेबस में दिया है आयु की परिभाषा एवं लक्षण, ठीक है ना। आयु की परिभाषा क्या है, आयु की परिभाषा में हम पढ़ेंगे। तो इसमें आयु की परिभाषा में इसमें आयु के पर्याय एवं लक्षण दोनों स्पष्ट रूप से आते हैं। तो ये इसमें क्या है कि शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगे धारी जीवितम नित्य गच्छानुबंधनश्च पर्याय रुच्यते, ठीक है ना। तो शरीर और इंद्रिय सत्व आत्मा इन सब का संयोग, ठीक है ना, और धारी, उसके बाद आता है जीवित, ठीक है ना, और उसके बाद आता है नित्य, उसके बाद आता है अनुबंध। यानी ये जो 5 हैं, ये जो आयु के पर्याय हैं, इस चारों आयु के पर्याय कहे गए हैं। और यही शब्द आयु के लक्षण को भी बतलाते हैं, ठीक है ना। ये हो गए आयु की परिभाषा, लक्षण और पर्याय। और इसमें जब शरीर की परिभाषा पढ़ते हैं तो इसका शरीर 5 भौतिक होता है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे आगे जाके। उसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद एक छोटा सा श्लोक है आयु इति जीवित काल मतलब आयु का जो जीवन काल, मतलब जो हम जीवित अवस्था में रहते हैं, जो जीवित अवस्था में रहते हैं वह जो काल होता है उसे आयु कहते हैं। और दूसरा बताया गया है तत्र आयु चेतनानुवृत्ति, मतलब जिसमें चेतना की वृत्ति होती है, ठीक है ना। जिसमें चेतना की वृत्ति का मतलब होता है सेंसेस ऑर्गन होते हैं, ठीक है ना। यानी कुछ भी महसूस कर सकता है, देख सकता है, बोल सकता है, चल सकता है, हंस सकता है, उसमें मतलब चेतन उसकी वृत्ति होती है, उसे हम आयु कहते हैं। और शरीर के बारे में बताया गया है कि शरीर जो 5 भौतिक होता है, उसके बाद जैसे उसमें बताया गया था शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोग, तो एक एक करके हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो शरीर 5 भौतिक होता है। इंद्रियाँ हमारी एकादश यानी 11 इंद्रियाँ होती हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और एक होता है व्यापक मन, ठीक है ना। उसके बाद आता है सत्व मन को कहते हैं। उसके बाद आत्मा, ठीक है ना। उसके बाद धारी का अर्थ होता है धारण करना। उसके बाद जीवित का मतलब होता है ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, व्यात्मक मन, ये सब चेतन अवस्था में होता है जब व्यक्ति को जीवित माना जाता है। उसके बाद आता है नित्य का मतलब निरंतर प्रवाह। उसके बाद अनुबंध का अर्थ होता है पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में जहाँ जुड़ी हो वह अनुबंध कहलाता है। उसके बाद सिलेबस में एक टॉपिक है
कि कंपोजिशन ऑफ आयु, इसका अर्थ है कि आयु के घटक तत्व। इसे हम पढ़ेंगे कि आयु के जो 4 घटक तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ये 2017 जो एग्ज़ाम निकल के गया था उसमें पूछा गया था कि आयु के घटक तत्व क्या हैं। तो आयु के घटक तत्व 4 हैं। वो हैं 5 भौतिक शरीर, यानी शरीर होता है जो शरीर तुम्हारा 5 भौतिक ही होता है, 5 भौतिक शरीर को माना गया है। और उसके दूसरे नंबर पर आता है चक्षु आदि इंद्रियां। चक्षु आदि का इंद्रियां का अर्थ होता है जिसमें कर्णेंद्रिय, ठीक है, घ्राणेंद्रिय, जिवेंद्रिय, त्वकेंद्रिय, चक्षुंद्रिय, ठीक है, उसमें आता है। उसके बाद आता है मन, उसके बाद आती है आत्मा, ठीक है। ये जो 4 मिलके होते हैं ये हमारे घटक तत्व हैं। ये चारों आयुर्वेद के घटक तत्व, ठीक है ना, आयु के घटक तत्व। उसके बाद आता है सिद्धांत, जो सिलेबस में दिया गया है, लक्षण एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सिद्धांत। पहले सिद्धांत क्या होता है। सिद्धांत के लिए अगर तुम ये वाला श्लोक याद कर सको तो अच्छा है, लेकिन ज़्यादा मोस्ट नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप आगे एमडी की तैयारी करते हो उसके लिए ये श्लोक बेस्ट है, क्योंकि ये पूछा जाता है सिद्धांत के बारे में। AIPG टेस्ट जो होता है उसमें ये सब पूछा जा सकता है। उसके बाद इसका हिंदी अर्थ देखेंगे तो होता है, सिद्धांत किसे कहते हैं। सिद्धांत कहते हैं कि जो विद्वान लोग अनेक प्रकार से परीक्षा करके हेतुओं द्वारा सिद्ध करके जो निर्णय लेते हैं उसे हम सिद्धांत कहते हैं, ठीक है ना। मतलब जो विद्वान लोग होते हैं उनकी वो कई प्रकार की परीक्षा करते हैं, यानी एक्सपेरिमेंट करते हैं। उनके बाद जो रिजल्ट निकलता है उसके बाद जो निर्णय लेते हैं उसे हम सिद्धांत कहते हैं, ठीक है ना। सिद्धांत समझ में आ गया। सिद्धांत ये जो 4 प्रकार का होता है, ये 2017 में एक आया था, पहले भी आया था ये, और आगे भी आ सकता है। ये जो MD लेवल के हिसाब से और BMS कर रहे हैं उसके हिसाब से ही बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिद्धांत चरक में भी पूछा गया है, सुश्रुत में भी पूछा गया है, और हमारी पदार्थ में तो पढ़ना ही पड़ता है। तो ये सब हमें अच्छे से याद होना चाहिए। सिद्धांत जो 4 प्रकार के होते हैं वो होते हैं, पहला होता है सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, उसके बाद आता है अधिकरण, उसके बाद आता है अभ्युगम, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर्वतंत्र। सर्वतंत्र किसे कहते हैं। सर्वतंत्र कहते हैं जो सिद्धांत एक शास्त्र में प्रसिद्ध होते हुए भी, जो सिद्धांत एक शास्त्र में प्रसिद्ध होते हुए भी सभी शास्त्रों में प्रसिद्ध हो, और सर्वतंत्र सिद्धांत कहलाता है। जैसे रोगों के निदान रोग हैं, उन रोगों की चिकित्सा जो साध्य है। इसका अर्थ क्या है, मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ कि मतलब कोई एक टॉपिक है, जैसे कोई हम पढ़ते हैं ज्वर कहते हैं फीवर को। जैसे ज्वर पढ़ते हैं तो हम जैसे सुश्रुत संहिता में भी ज्वर पढ़ रहे हैं, और चरक संहिता भी ज्वर पढ़ रहे हैं, ठीक है, अष्टांग हृदय में भी ज्वर पढ़ रहे हैं। तो मतलब जो सिद्धांत एक शास्त्र में होते हुए दूसरे शास्त्र में प्रसिद्ध है, ठीक है ना, उसे सर्वतंत्र सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल हम ज्वर के हिसाब से ले सकते हैं। इसके बाद आता है प्रतितंत्र, यानी जो सिद्धांत एक शास्त्र में प्रसिद्ध हो, ठीक है ना, परंतु दूसरे शास्त्र में नहीं माना गया हो, उसे कहते हैं प्रतितंत्र सिद्धांत। जैसे 5 ज्ञानेंद्रियाँ, ठीक है ना, और 8 रस, मतलब जो आचार्य ने 8 रस माने हैं, किसी ने 6 माने, किसी ने 1 माना है, तो इस हिसाब से हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है अधिकरण सिद्धांत। जिस विषय का जो प्रकरण चल रहा हो उसमें उसी के संबंध रखने वाले दूसरे अधिकरण का जाना अधिकरण सिद्धांत है। जैसे मुक्त शुभ अशुभ फल के बंधनों में डालने वाला कर्म। इसका अर्थ भी हम आसानी से समझा के मैं आपको बताता हूँ कि जिस विषय का प्रकरण चल रहा हो, यानी जिस विषय की जो बात चल रही है, ठीक है ना, उसमें उसी से संबंधित कोई दूसरी बात आ जाना, उसे अधिकरण सिद्धांत कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे अभ्युगम सिद्धांत। अभ्युगम सिद्धांत कहते हैं अगर कोई अप्रमाणित या अपरिचित, ठीक है ना,
अपरिचित यानी अहेतुक बात को वैध लोग वाद विवाद के समय मान लेते हैं। यानी कोई ऐसी बात है जो प्रमाणित नहीं की जा सकती ना, या किसी उसका साक्ष्य नहीं है हमारे पास, अच्छी तरह से बतलाई नहीं जा सकती, और वैध लोग उस समय वाद विवाद के उस समय उस बात को मान लेते हैं, उसे कहते हैं अभ्युगम सिद्धांत। जैसे कभी द्रव्य को प्रधान मानकर कहेंगे, कभी गुण को प्रधान मानकर कहेंगे। इसका अर्थ ये है, द्रव्य को प्रधान मानकर मतलब कभी द्रव्य को श्रेष्ठ माना गया है, कभी गुण को श्रेष्ठ माना गया है। ये अभ्युगम सिद्धांत के अंतर्गत माना गया है, अलग अलग आचार्यों ने कहा गया है ये, ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत, ठीक है ना। ये अगर क्वेश्चन आता है तो 15 नंबर में आ सकता है, इस बार हो सकता है इसे अच्छे से पढ़ा जाए। आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत में, अगर मौलिक सिद्धांत में आते हैं तो आप पहले तो सिद्धांत की डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद आप लिख सकते हैं कि जो आयुर्वेद के सिद्धांत कई हैं, मौलिक सिद्धांत कई बताए गए हैं, ठीक है ना। आयुर्वेद के जो ऋषियों हैं अपने शरीर को प्रयोगशाला मानकर और जो आध्यात्मिक ध्यान मूलक पद्धति द्वारा सिद्धांतों की प्रतिस्थापना की है, ठीक है ना। इसका अर्थ ये है कि जो आयुर्वेद के ऋषि हैं उन्होंने अपने शरीर को ही प्रयोगशाला माना है। आयुर्वेद के जो महर्षि हैं उन्होंने अपने शरीर को ही प्रयोगशाला माना है, और उन अपने शरीर पर ही अपने जो औषधि है उनका प्रयोग करके फिर उनका सिद्धांत शास्त्रों में रचा गया है। ऐसा सिद्धांत के अंतर्गत माना गया है। तो सिद्धांत ये कई प्रकार के बताए गए हैं, जैसे सिद्धांत है त्रिगुण, ठीक है ना। उसके बाद महाभूत हैं, पंचमहाभूत में आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ये हैं। त्रिदोष में आप जानते ही हो कि वात पित्त कफ, ये 3 दोष हैं, ठीक है ना। उसके बाद सप्त धातु है, सप्त धातु में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं हैं। उसके बाद द्रव्यादि 6 पदार्थ, उसमें 6 पदार्थ में हम पढ़ेंगे कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये 6 पदार्थ हैं हमारे। उसके बाद पढ़ेंगे अग्नि में हम अग्नि जो है 13 प्रकार की अग्नि होती हैं, जिसमें जठराग्नि को श्रेष्ठ माना गया है। स्रोतस को भी मैं आगे जाके देखते हैं। उसके बाद द्रव्य सादी 5 पदार्थ, आत्मा, परमात्मा, ठीक है ना। चतुर्विंशति ज़्यादातर आचार्य सुश्रुत के अनुसार, ठीक है ना। पुनर्जन्म एवं मोक्ष, ये आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत के अंतर्गत हम इन्हें पढ़ेंगे। अगर एग्जाम में आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत आते हैं तो इसी तरह लिखते हैं, पहले त्रिगुण, फिर पंचमहाभूत, त्रिदोष, सप्तधातु, द्रव्यादि 6 पदार्थ, अग्नि, स्रोतस। इसके बाद एक एक करके हम त्रिगुण के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं, पंचमहाभूत के बारे में, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हम सबके बारे में देखते हैं। त्रिगुण 3 होते हैं, सत्व, रज, तम, ये 3 गुण प्रकृति में ही रहते हैं। इसके बारे में बस इतना ही जान लेना सही है हमारे लिए। और उसके बाद हम पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ते हैं हम पंचमहाभूत बोलते हैं कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 महाभूत बतलाए गए हैं और इन्हीं से औषध द्रव्य बने हैं। इसके लिए हमें इतना पढ़ना निश्चित ही है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे ऐसे हमारा जो शरीर होता है वो भी 5 भौतिक होता है। उसमें हम एक श्लोक पढ़ते हैं, सर्वम द्रवम 5 भौतिकम अस्मिन् अर्थे तत्र चेतनवत चेतनम च। ये वाला श्लोक आपको शास्त्रों में देखने को मिल जाएगा, और इस श्लोक को भी पढ़ लेना सही है, क्योंकि जो एग्ज़ाम में अगर हम श्लोक लिखते हैं तो हमें ज़्यादातर अच्छे ही नंबर मिलते हैं, ऐसा नहीं है। उसके बाद हम पढ़ते हैं दोष 3 होते हैं, आकाश, वायु, वो दोष 3 होते हैं, वात, पित्त, कफ, महाभूत 5 होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। और इसमें जो वात में होता है वायु और आकाश, ठीक है ना। उसका पित्त में अग्नि होती है, कफ होता है, इसमें पृथ्वी और जल होती है, ठीक है। तो इसमें भी एक से हम बोल सकते हैं कि दोष और पंचमहाभूतों का संबंध, ठीक है ना। उसके बाद आता है कि धातु हमारी 7 होती हैं,
तो रस रक्त मांस अस्थि मज्जा शुक्र। तो जो हमारी रस धातु होती है उसमें आप्य होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ते हैं रक्त। रक्त जो हमारा ब्लड होता है उसे रक्त बोलते हैं। इसमें रक्त हमारा अग्नि होता है। उसके बाद आता है मांस धातु। मांस में क्या होता है, मांस में सबसे पहले जल, फिर अग्नि, फिर वायु, ये 3 होते हैं। उसके बाद आता है मेद। मेद में होती है अग्नि और जल। उसके बाद अस्थि। अस्थि में सबसे पहले वायु याद रखिए, फिर पार्थिव, फिर अग्नि, फिर मज्जा। मज्जा में अग्नि और जल होता है, ठीक है ना। उसके बाद है शुक्र। शुक्र हमारा आप्य होता है, यानी सौम्य होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे मल। मल हमारे 3 होते हैं, मूत्र, पुरुष, श्वेत। मूत्र में जल और अग्नि होती है, ठीक है ना। और पुरुष पृथ्वी और जल होता है, पुरुष में श्वेत होता है जल और अग्नि, ठीक है ना। इसके बाद ये चार्ट है, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपको पढ़नी अच्छी याद है। अगर इसको हम पेपर में अगर अच्छे से डायग्राम करते हैं तो काफ़ी अच्छे नंबर मिलते हैं। ये देखा है अक्सर, पिछले ही साल भी आया था। अगर कहीं भी अगर पंचमहाभूत से संबंधित कोई टॉपिक आ जाए तो इस वाले डायग्राम को अच्छे से अगर तुम करके आते हो तो आप अच्छे नंबर मिल जाते हैं आपको उसमें। इसको बनाने की जो ट्रिक है वो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको एक छोटा सा गोला बनाना है। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ हल्के से, ठीक है ना। सबसे पहले आपको एक गोला बनाना है, ठीक है ना। उसके बाद हमें इसमें बीच में इस तरह बनाना है, एक पौंड जैसा बनाना है, ठीक है ना। ऐसे इस तरह बनाना है, ठीक है ना। उसके बाद ये लाइन हमें इससे बना देनी है, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ठीक है, इस वाले कोने से। तो ये ऐसे, ठीक है, और इसको हमें ऐसे कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमें ये इस तरह कर देना है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। तो इस तरह मैं मोबाइल से बना रहा हूँ तो ठीक नहीं बन रहा, और पेन से अच्छे से बनता तो अच्छा से बनता। तो इसमें हम पित्त कर देते हैं, ठीक है ना। इसमें वात, ठीक है, और इसमें जो है कफ, ठीक है। इसी हिसाब से इसमें आकाश, इसमें वायु, इसमें अग्नि, इसमें जल, इसमें पृथ्वी, ठीक है। उसी तरह से हमें इसमें सत्व, रज, ठीक है ना, और सत्वरज, इस वाले में सत्वरज, इसमें सत्वतम, और इसमें खाली तम। इस हिसाब से हम यहाँ पे बना के लिख सकते हैं कि आकाश, ठीक है, आकाश नहीं, उसमें हम लिख सकते हैं कि पंचमहाभूत, ठीक है, प्लस दोष, ठीक है, प्लस त्रिगुण संबंध। इसमें हम लिखते हैं, ये वाला हेडिंग डाल के हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं त्रिदोष। त्रिदोष में त्रिदोष हमारे 3 होते हैं। आचार्य वाग्भट के अनुसार एक श्लोक दिया गया है। श्लोक को हमें अच्छे से याद हो जाए तो अच्छी बात है। त्रिदोष में होता है कि वायु पित्त कफ, यानी वायु पित्त कफ। एक श्लोक दिया गया है कि वायु पित्त कफश्चोक्त त्रयोदोषा समासत विकृता देह गणंती वर्धयंती च। ये 3 प्रकार के दोष होते हैं, ठीक है ना। 3 प्रकार के दोष बतलाए गए हैं शास्त्रों में कि वायु पित्त कफश्चोक्त त्रयोदोषा समासत। अगर वो विकृतावस्था में रहते हैं, ठीक है ना, और विकृतावस्था में रहते हैं तो शरीर की वृद्धि करते हैं। अगर विकृतावस्था में रहते हैं तो शरीर का क्षय करते हैं, और साम्य अवस्था में रहते हैं शरीर की वृद्धि करते हैं। ऐसा दोषों के ऊपर बतलाया गया है। दोषों का शरीर में बहुत 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 महत्व है, और दोषों का पंच भौतिक संबंध भी आपको स्पष्ट से मैंने बतला दिया है। उसके बाद हम पढ़ते हैं सप्त धातु। जो धातु होती हैं वो 7 होती हैं। आपको बतला दिया है कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र है। आप क्रिया शरीर में अच्छे से आपको इनको आप पढ़ लोगे, क्योंकि क्रिया शरीर में जो पेपर 2 है उसमें अच्छे से सब बतलाया गया है। और इसमें अष्टांग हृदय में एक श्लोक बताया गया है जो
जो 7 धातुओं के कार्य, मुख्य कार्य होते हैं, उसके हिसाब से वो याद कर लेना अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा श्लोक है और जो है पेपर में लिखने के लिए महत्वपूर्ण भी है। क्योंकि धातुओं के कार्य में अगर धातुओं के अगर कोई विशिष्ट कार्य पूछा गया, आपको याद नहीं रहता, तो इस हिसाब से आप इस वाले श्लोक को आप अगर लिख देते हो तो काफ़ी अच्छे नंबर मिल जाते हैं आपको। तो श्लोक ये है कि प्रीणनम जीवनम लेप स्नेहो धारणपूरणे गर्भोत्पादश्च कर्माणि धातुना क्रमशो विदु। ठीक है ना, इसका अर्थ है, अब इसको आप एक पॉइंट में लिख लीजिए कि प्रीडनम जीवनम लेप। ठीक है ना, तो इसको आप इस तरह अगर पॉइंट वाइज लिख लोगे तो इसके सामने लिख लो आप कि रस। ठीक है ना, जीवन के आगे लिख लो रक्त। ठीक है ना, ऐसे करके आप लिख सकते हो कि जो रस का कार्य होता है प्रीडन होता है। ठीक है ना, रक्त का कार्य होता है जीवन, रस से रक्त। उसके बाद आता है मांस, मांस का कर्म होता है लेप, रस से रक्त मांस। मेद का अर्थ होता है स्नेह। ठीक है ना, अस्थि धारण, मज्जा पूरण, शुक्र का होता है गर्भोत्पादश्च। ठीक है ना, धातुना क्रमशः विदु। अब ये जो हमारे 7 धातु हैं उनके बारे में बतलाया गया है। और हाँ, एक और बात, जो धातुओं को दूष्य माना गया है और दोषों, और जो 3 दोष हैं वात पित्त कफ, उनको दोष माना गया है। ऐसा क्यों है कि जो दोष होते हैं, दोष धातुओं को दूषित करते हैं, इसलिए धातुओं को दूष्य माना गया है। ठीक है ना, उसके बाद पढ़ेंगे हम अग्नि एवं स्रोतस। अग्नि मैंने बताया था कि 13 प्रकार की होती हैं। एक जठराग्नि, दात्वाग्नि 7 होती हैं, भूताग्नि 5 होती हैं, दाताग्नि 7 होती हैं, जो जैसे रसाग्नि, रक्ताग्नि। ठीक है, रस रक्त मांसाग्नि, ऐसे एक अपनी पूर्व धातुओं का पाचन करती हैं, इसलिए जो धात्वाग्नि बतलाई गई हैं 7। उसके बाद आती है भूताग्नि। ठीक है ना, जो महाभूत है उनका, जो हमारे शरीर में कोई भी महाभूत का पदार्थ या द्रव्य जाता है उनका पाचन करती हैं। उसके बाद द्रव्यादि छठ पदार्थ भी हम आगे डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये 6 पदार्थ बतलाए गए हैं। ठीक है ना, और उसके बाद हम आत्मा के बारे में पढ़ते हैं। आत्मा के बारे में भी आगे हम अच्छे से देखते हैं। फिर आत्मा के बारे में ये वाला श्लोक याद करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि निर्विकार परस्वात्मा सत्वभूत गुणेन्द्रिय चैतन्य कारण नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रिया। ठीक है ना, ये जो आत्मा होती है निर्विकार होती है। ठीक है ना, इसमें सत्वभूत गुणेन्द्रिय ये सब बतलाए गए हैं। मतलब ये बहुत ही सूक्ष्म श्रेष्ठ होती है, और इसमें आत्मा मन भूत गुण शब्दादि इंद्रिय और कारणभूत ये सब संयुक्त चैतन्य में कारण हैं, चैतन्य आत्मा में होता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि चिकित्सा पुरुष किसे कहते हैं। चिकित्सा पुरुष कहते हैं कि जो आयुर्वेद ने आत्मा परमात्मा से पृथक हटकर चिकित्सा पुरुष की अवधारणा को विकसित किया है। मतलब इसका अर्थ है कि पंच महाभूत शरीर समवाय पुरुष ही कर्म पुरुष है। इसका एक चिकित्सा पुरुष का एक श्लोक दिया गया है कि चेतना धातु रपेक स्मृतो पुरुष संज्ञ का, यानी जो एक धातुज पुरुष होता है उसे ही चिकित्सा पुरुष कहते हैं और उसे ही कर्म पुरुष कहते हैं। और इसके बाद चतुर्विंशति एवं पंचविंशति तत्व बतलाया है। इसके बारे में हम जो रचना सारी पेपर 1 में अच्छे से पढ़ते हैं, और अष्टांग हृदय में भी थोड़ा सा इसकी क्या बोलते हैं, पदार्थ विज्ञान में भी थोड़ा सा इसका मिला है हमें पढ़ने के लिए। इसमें हम पढ़ते हैं कि अव्यक्त जो चतुर्विंशति होती हैं 24 तत्व माने गए हैं अच्छा सुश्रुत के अनुसार। कि पहला होता है अव्यक्त, महान, अहंकार, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, एक होता है व्यात्मक मन।
यानी अव्यक्त महान अहंकार। पंच तन्मत मात्रा बोलते हैं कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। महाभूत आप जानते ही हो, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। पंच ज्ञानेंद्रिय होती हैं चक्षुंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, कर्णेन्द्रिय और एक थी त्वकेंद्रिय, एक रसनेन्द्रिय। ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रिय होती हैं, 5 हमारी कर्मेंद्रियाँ होती हैं, ठीक है ना। और एक होता है व्यात्मक मन। इस प्रकार जो 24 तत्व माने गए हैं वो चतुर्विंशति तत्व माने गए हैं। और उसके बाद पढ़ते हैं हम कि पुनर्जन्म एवं मोक्ष। आयुर्वेद पुनर्जन्म एवं मोक्ष के सिद्धांत को मानता है। ये आगे भी अच्छे से डिटेल में बताया जाएगा। और उसके बाद हम ये भी सब चरकों सप्तत्रिक, ठीक है ना। इसमें 7 सप्तत्रिक बतलाए गए हैं। इसमें पहला होता है 3 उपस्तंभ। ये जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इम्पोर्टेंट है और आगे भी हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें बताया 3 उपस्तंभ, मतलब आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। ये सिर्फ फर्स्ट ईयर में नहीं, आगे 3rd ईयर तक ये हमें पढ़ना पड़ेगा और इसे फर्स्ट ईयर से ही अच्छे से पढ़ लिया जाए तो अच्छा है। 3 उपस्तंभ, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, जिसके अंतर्गत आहार के बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, निद्रा के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य के बारे में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ चरकों सप्तत्रिक अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो सिर्फ इतना ही लिखना पड़ता है हमें कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि त्रिविध बल। 3 प्रकार का होता है, सहज, कालज, युक्तिकृत। ये भी हमें अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि ये फर्स्ट ईयर में भी, 2nd ईयर में भी, 3rd ईयर में भी ये सब हमें पढ़ना पड़ता है। तो सहज, कालज, युक्तिकृत जो बल होता है, सहज बल होता है जो शरीर का प्राकृतिक बल है, जो जन्म से लेके मृत्यु तक जो हमारा प्राकृतिक बल रहता है उसे सहज बल कहते हैं। एक होता है कालज, यानी ऋतुओं के अनुसार, दिनचर्या के अनुसार और आयु के अनुसार जो हमारा बल होता है उसे कालज कहते हैं। युक्तिकृत, यानी युक्तिकृत के अनुसार हम जो है कोई भी अच्छा आहार लेते हैं या किसी को ठीक आहार नहीं मिल पाता, ठीक है ना, उस प्रकार से उसके अनुसार जो बल माना गया है उसे युक्तिकृत बल कहा जाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं 3 आयतन। 3 आयतन में पढ़ते हैं जैसे कर्म, अर्थ, काल, इनका अतियोग, अयोग और मिथ्यायोग, ठीक है ना। अतियोग मतलब किसी भी चीज़ का अतियोग मतलब ज़्यादा हो जाना, अयोग का मतलब बहुत कम हो जाना, मिथ्यायोग का मतलब कभी कम हो जाना, कभी ज़्यादा हो जाना। ये होता है जैसे अर्थ होती हैं, जिस अर्थ में हमारी इंद्रियां आती हैं, ठीक है ना। इंद्रियों का अतियोग, अयोग, मिथ्यायोग हो जाना। कर्म के अंतर्गत आता है कि काय, वाक मतलब बोलना, मन। उसके बाद आता है काल में होता है शीत, उष्ण, वर्षा, यानी हमारी जो सर्दियों के दिन होती हैं, सर्दियों में गर्मी पड़ना, गर्मियों में सर्दी पड़ना, और या फिर सर्दियों के मौसम में बारिश होना और बारिशों के मौसम में अधिक गर्मी पड़ना। ये अतियोग, अयोग, इत्यायोग में हम आगे जाके अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं तीन रोग होते हैं। 3 रोग होते हैं, निज, आगंतुज और मानस। निज रोग होते हैं जो शारीरिक होती हैं, दोषों के अनुसार होती हैं, ठीक है ना। उसके बाद आगंतुज रोग होते हैं जैसे भूत, विष, जहर पी लेने से, वायु, अग्नि, ठीक है ना। अगर कोई प्राकृतिक घटना घट जाती है उसके अनुसार जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं उसे आगंतुज रोग कहते हैं। उसके बाद आता है मानस रोग, ठीक है ना। मानस रोग जो मानसिक रोग, क्लेश, काम, अधिक काम करना, शोक, ये सब मानस रोग में बतलाए गए हैं। तो 3 रोग मार्ग होते हैं, निज, आगंतुज और मानस, ठीक है ना। इसके बाद हम पढ़ते हैं 3 रोग मार्ग। 3 होते हैं, शाखा, मर्मास्थि, कोष्ठ। शाखा के अंतर्गत रक्तादि, धातु, त्वक, यह बाह्य रोग मार्ग हैं। उसके बाद आता है मर्मास्थि संधि। मर्मास्थि संधि में मर्म, वस्ति, हृदय, ठीक है ना। और अस्थि संधि, ये सब मध्यम रोग मार्ग हैं।
और उसके बाद पढ़ेंगे हम कोष्ठ। कोष्ठ में हम महास्रोतस उसमें पढ़ेंगे हम आमाशय, आग्नेयाशय, पक्वाशय, मूत्राशय, रक्ताशय, हृदय, फुफ्फुस, इनका सब अध्ययन किया जाता है। तो 3 रोगमार्ग हो गए, शाखा, मर्मास्थि, संधि, कोष्ठ। शाखा में पढ़ेंगे रक्तादि, मतलब जो 7 धातु हैं वो धातु हैं, और त्वचा, और ये सब बाह्य रोगमार्ग में बताए गए हैं। शाखा, मर्मास्थि, संधि, उसमें मर्म पढ़ेंगे, अस्थि, संधि, ये सब पढ़ते हैं, ठीक है ना। और कोष्ठ के अंदर महास्रोतस, इसमें आमाशय, आग्नेयाशय, पक्वाशय, ये सब आदि हम पढ़ेंगे। इसके बाद आता त्रिविध विशक यानी 3 प्रकार के वैद्य। 3 प्रकार के वैद्य होते हैं, छद्मचर, सिद्ध साधित, वैद्य गुणों से युक्त। इसे हम इसी प्रकार से हम पेपर में लिखना पड़ता है कि नंबर 1 होता है जो है छद्मचर, सिद्ध साधित, और तीसरा होता है वैद्य गुणों से युक्त। और वायवा की इम्पोर्टेंस है, ये भी जो सप्तत्र का बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। तो उसके बाद पहला होता है छद्मचर, यानी जो लोग शीशी, बोतल, कुछ यंत्र आदि थोड़ा बहुत छोटी पुस्तकें पढ़ के अपने आप को वैद्य समझने लगते हैं, उसे छद्मचर वैद्य कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा आता है कि सिद्ध साधित कहते हैं जो वैद्य नहीं है, जो वैद्य है ही नहीं, किंतु थोड़ा सा पढ़ के, थोड़ा ज्ञान की सिद्धि के बहाने, ठीक है ना, वैद्य शब्द को प्राप्त कर लेते हैं, वे ज्ञानहीन सिद्ध साधित वैद्य हैं, यानी गांव में ज़्यादातर ऐसे लोग मिलते हैं, ठीक है ना। और तीसरे प्रकार के होते हैं वैद्य गुणों से युक्त, यानी जो रियल में ही एजुकेशनल पढ़ते हैं और अपनी शिक्षा एक संस्था से ग्रहण करते हैं, ठीक है ना, जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वही होती हैं रियल डॉक्टर्स, यानी वैद्य गुणों से जो संपूर्ण इसमें वैद्य गुण होते हैं, उसे ही हम वैद्य गुणों से युक्त कहा जाता है। उसके बाद त्रिविध औषध 3 प्रकार की हैं, देव व्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय और सत्ववजय, ठीक है ना। 3 प्रकार की ये औषध है जो हमारी चिकित्सा, किसी भी व्याधि की चिकित्सा करने में उपयोग है। जैसे देव व्यपाश्रय में क्या आता है कि मंत्र, औषधि, मणि, बलि, ये सब, हवन, उपवास, इनसे रोगों को दूर करना देव व्यपाश्रय के अंतर्गत आता है। दूसरे नंबर आता है युक्ति व्यपाश्रय के अनुसार आहार और औषधि से जिसकी रोग की चिकित्सा की जाती है, उसे युक्ति व्यपाश्रय के अंतर्गत माना जाता है। इसमें संशोधन, कर्म, संशमन, ठीक है ना, ये सब बतलाया जाता है। उसके बाद पढ़ते हैं त्रिविध औषध। नंबर 3 रहेगा सत्ववजय, अहित विषयों से मन को हटाना या दूर करना। त्रिविध औषध 3 प्रकार के रोग जनित, ठीक है ना। उसमें त्रिविध औषध में हम पढ़ते हैं, त्रिविध औषध में अंतः परिमार्जन, बहिः परिमार्जन, शस्त्र प्राणिधान, ठीक है ना। सबसे पहले हमें यही 3 पॉइंट याद रख लेना जरूरी है, इसको हम आगे डिटेल में देखते हैं। और जो हमारा ये अभी आयुर्वेद, जो पदार्थ विज्ञान आयुर्वेद निरूपण है, सिलेबस के अनुसार जो पार्ट ए का पहला पॉइंट है, वो हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप में से किसी को ये जो PDF पूरी चाहिए, तो इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कोई भी आपके इसमें जो भी कुछ मैंने पढ़ाया है, उसको समझने में आपको प्रॉब्लम आई है, उसको आप आसानी से आप कमेंट में पूछ सकते हो। उसका हम जल्दी ही एक नया ग्रुप बनाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आपको सब अच्छे से बतलाया जाएगा। और व्हाट्सएप में भी आप कमेंट करके आप कोई भी चीज़ आसानी से पूछ सकते हो। और एग्ज़ाम के पर्पज़ से अभी तो एग्ज़ाम नहीं हो रहे, लगभग जुलाई में हमारे एग्ज़ाम होते हैं, तो जुलाई के अंतर्गत अभी कम से कम आप तैयारी कर सकते हो। और ये आप कोई भी, आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आती है, हर चीज़ की नोट्स अवेलेबल हैं। और आपको सब कुछ, अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन की वजह से कोई नहीं पढ़ पा रहा है, और क्लास नहीं जा पा रहे हैं, कॉलेज नहीं खुल रहे हैं, तो आप सब कुछ यहीं बैठ के आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। और कोई स्टूडेंट ये है कि ज़्यादातर
कॉलेज जाने में प्रॉब्लम हो रही है किसी वजह से, तो आप घर बैठ के ही अपनी जो BAMS फर्स्ट ईयर की पूरी तैयारी है आप घर बैठ के आसानी से इस चैनल के माध्यम से कर सकते हो। ठीक है ना। और कोई भी आपकी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और आप जैसा भी हो आप हमें बता देना। और इस चैनल को हम आगे से आगे जितना ज़्यादा कोशिश करेंगे हम, और अच्छे से पढ़ाने का तरीका और सब कुछ आसानी से समझाने वाला जो माध्यम है उसे हम अपनाने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि आपको कोई भी किसी भी प्रॉब्लम में हो और आपको जो ये PDF फाइल में अगर आपको चाहिए तो आप इसके नोट्स भी आप बना सकते हो। नोट्स बना के आप आसानी से जो एग्ज़ाम की तैयारी है उसे कर सकते हो। हम उतना ही पढ़ाते हैं जितनी ज़रूरत हो इंसान को, क्योंकि अगर फालतू का मटेरियल अगर हम अगर स्टार्ट कर दिया पढ़ाना तो उसमें क्या है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट माध्यम है जो हमें पढ़ना है उसको भी भूल जाते हैं। ठीक है ना। कि और जो हमें पढ़ना ही पढ़ना है उसको पहले पढ़ना है, और जो बाद का है उसे हम आगे चल के डिटेल में देखते हैं। जैसे आत्मा के बारे में हमने पढ़ा, आत्मा के सिर्फ बारे में इतना ही पढ़ा कि आत्मा निर्विकार है। ठीक है ना। सिर्फ इतना ही जान लेना हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि आत्मा के बारे में हमें आगे चल के काफ़ी कुछ पढ़ना है। क्योंकि हमारा जो टॉपिक है अभी जितना जो इंट्रोडक्शन क्लासेस में जितना पढ़ना पड़ता है उतना ही, अगर इसमें अंदर डीप में जाते हैं तो इंट्रोडक्शन के अंतर्गत ही जो हम पढ़ते हैं उसको भी भूल जाते हैं। तो आपको हम सरल से सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। तो आपका लगभग आज आयुर्वेद निरूपण पहला टॉपिक ख़त्म हो गया है, और आगे कल हम बढ़ेंगे आयुर्वेद दर्शन निरूपण। जो दर्शन बतलाए गए हैं उन दर्शनों को हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ना। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इस वीडियो को। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।